अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मेरी इस वीलॉग का, इस वीडियो का ताल्लुक तो है उस मुमकिन साजिशी प्लान से, जैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे नवाज शरीफ साहब ने और उनके बाद साथियों ने पंजाब हुकूमत को गिराने का एक बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का प्लान जो है वो बना लिया हुआ है। और इस प्लान पे जो पता चल रहा है सियासी हलकों से, लाहौर से, कि 16 अक्टूबर से और 15 नवंबर के दरमियान इस प्लान के ऊपर अमल होना है और नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर इस प्लान को सुपरवाइज कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्लान है क्या, इसमें किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट फंड और एक इंसेंटिव रखे गए हैं पीटीआई के 10-11 लोगों को तोड़ने के लिए, और इसको किस तरह से इमरान खान, तहरीक इंसाफ और आप सब जो है नाकाम बना सकते हैं, ये मैं आपको चंद लम्हों में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शंस का, कि इनकी अहमियत क्या है और इस वक्त इसके हवाले से जोश व खरोश किस किस्म का एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने एक एप्लीकेशन फिर लिखी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट को या एक और अदालत को अपनी एप्लीकेशन मूव की है, पिटिशन मूव की है कि उन्हें इमरान खान जो कुछ उनके बारे में कह रहे हैं वो एक तरह से कंटेम्प्ट में आता है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चूंकि एक आईनी इदारा है, उसे ये राइट होना चाहिए कोर्ट की तरफ से कि वो इसका कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो ले सके। और गालिबन दोनों जो पिटिशंस हैं इन्हें एक हाई कोर्ट सुनेगी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि उन्हें ये खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 16 अक्टूबर के जो इलेक्शन है उसमें दहशतगर्दी हो सकती है, दहशतगर्द उसमें वार कर सकते हैं चुनाचे, और अमन आमा का बड़ा खतरा है। लॉ इन्फोर्समेंट की इस वक्त जो अटेंशन है वो बड़ी डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। तो 16 अक्टूबर के ये इंतखाबात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। यहाँ मुझे बड़ा शक है कि इस स्टेज पे, चूंकि अब इस वक्त तो 14 तारीख शुरू हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, 13 तारीख खत्म हो चुकी है, और 15 2 दिन टोटल रह गए, यानी 14 और 15 और 16 तारीख को ये इंतखाबात होने हैं 11 जगहों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें से 8 जो है नेशनल असम्बली की हैं और 3 जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज की हैं। इस स्टेज के ऊपर वफाकी हुकूमत का आज शाम को इवनिंग में एक और एप्लीकेशन इस हवाले से मूव करना कि इन इलेक्शंस को रोका जाए, मुझे ये बड़ा हैरान कुन लगता है। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि वफाकी हुकूमत, और लग रहा होगा उनको कि शायद वफाकी हुकूमत इतनी पैनिक में है, शरीफ जरदारी रजीम डरे हुए हैं, वो इलेक्शंस को रोकना चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें से कुछ और किस्म की खुशबू या बदबू या बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीफ जरदारी गवर्नमेंट कोई ड्रामा कर रही है। अ, ये मेरा अपना हंच है। ये तासुर कायम करने के लिए मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में कि वो बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और आखिरी वक्त तक वो इस इलेक्शन के लिए जहनी तौर पर प्रिपेयर नहीं थे और वो इस इलेक्शन को रोकना चाहते थे। बिकॉज इस स्टेज के ऊपर इस इलेक्शन को रोकना जो है खासा मुश्किल लग रहा है। अभी वेरी सरप्राइज अगर 14 तारीख को या 15 तारीख को ये इलेक्शन जो है इसे कोई रोक दिया जाए। आई बी वेरी सरप्राइज। तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन इलेक्शन के हवाले से कोई प्लान जो है वो तैयार होगा। बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे डायनामिक्स हैं क्या। देखिए, ये जो 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसमें से 8 नेशनल असेंबली की हैं। उन 8 नेशनल असेंबली में से जो 7 हैं, 2 कराची की, 2 पंजाब की और 3 खैबर पख्तूनख्वा की, ये वो हैं जो सेलेक्टिव रेजिग्नेशन तहरीक इंसाफ के हुए थे। उसमें जो 11 एक्सेप्ट किए गए थे उसमें से 9 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स के थे। उन 9 में से 2 जगहों पे कोर्ट्स ने इलेक्शन, एक पे इलेक्शन कमीशन ने और एक पे अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन रोका हुआ है। एक सीट कराची की है जहां हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पे इलेक्शन रोका है, और एक सीट जो है कुरम एजेंसी की है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रोका है, ये कह के कि वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो नाजुक है। तो 7 सीटें बचती हैं। अब 8 कैसे हो गई नेशनल असेंबली की सीट? 8 में एक सीट मुल्तान की है जो रेजिग्नेशन वाली सीट नहीं है। ये वो सीट है जहां जैन कुरैशी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे हैं, उन्होंने सीट जीती थी। उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है बिकॉज उन्होंने दूसरी सीट रखी है गालिबन प्रोविंशियल। और जब उन्होंने वो सीट छोड़ी है तो उन्हीं की बहन जो है शाबानो, आई थिंक उनका नाम शाबानो है, तो वो यहाँ से जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो यूं 8 सीटें बन जाती हैं जो अप फॉर ग्रैब हैं, और 8 जगहों में से 7 पे इमरान खान साहब डायरेक्टली खड़े हुए हैं, और एक सीट ऐसी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी खड़ी है। और 3 जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में शरकपुर की सीट है, एक जो है वो खानेवाल की सीट है, और एक चिश्तिया की सीट है। सो ये बेसिकली 11 सीट्स हैं। इन 11 सीट्स में वैसे तो इमरान खान इस वक्त इतने पॉपुलर हैं कि अगर वो 11 की 11 सीटें भी जीत लें तो किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां 2018 के नतायज को अगर आप देखें तो खासा टफ कंपटीशन था। उसमें मुल्तान, तख्तबाई, मुल्तान की जो, सॉरी मुल्तान क्या, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मर्दान की जो सीट है जहां से अली मोहम्मद खान साहब कामयाब हुए थे 2018 में, कहा जाता है
कि अली मोहम्मद खान साहब बहुत मुश्किल से वहां से कामयाब हुए थे। खासा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था और कोई 2,000 ढाई हजार वोट की उनको सबकत मिली थी और उस पर एतराज़ात भी बहुत से थे कि ये हुआ वो हुआ। तो ये एक टाइट सीट है। इसी तरह से ननकाना साहिब, जिसको मैंने गलती से ननकाना शरीफ कह दिया था 2 दिन पहले, ननकाना साहिब जहां इमरान खान साहब पहुंचे, वो भी सीट थोड़ी सी टाइट है, बिकॉज ब्रिगेड साहब जो वहां से कामयाब हुए थे, एजाज शाह साहब, वो भी बड़ी मुश्किल से ही कामयाब हुए थे। और एक सीट कराची की ऐसी है जहां एमक्यूएम के साथ, चूंकि पीपल्स पार्टी की उनको सपोर्ट भी है, तो खासा टफ कंपटीशन जो है वो हो सकता है। तो ये 3 सीटें जो हैं ये डिफिकल्ट है। ताहम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट ये समझते हैं कि गिवन द वेव जो इमरान खान साहब ने जनरेट की है और पर्सनल अटेंशन जो इस इलेक्शन को दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 11 में से 10 सीटों पे तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए, 9 सीटों पे कामयाब हो जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट है शरीफ जरदारी, उनकी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मारी जाएं, ताकि वो ये आर्गुमेंट डेवलप कर सकें कि देखें किस तरह से इमरान खान की जो एक वेव है वो टूट रही है और उसका वो पलटा जो है वो खा रही है। मैं आपको एक यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ। ये मैं आपके सामने एक ट्वीट लेके आता हूँ। ये ट्वीट जो है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट कंफ्यूजन। ये आप देख सकते हैं कि टेलीविजन एंकर पर्सन, हम टीवी की जो एंकर हैं शिफा यूसुफजई, ये उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने उर्दू में लिखा है, क्रेजी, अब ये मनाजर देखकर कहाँ समझ आती होगी कि इमरान खान का क्या करें, क्योंकि कुछ इमरान खान नाकाबिल तस्खीर और कुछ लोगों का जुनून। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो बहुत से लोगों ने शेयर की, लेकिन यहाँ मैंने देखा ये सबसे ज़्यादा क्लियर है। इसको मैं अगर बड़ा कर दूँ स्क्रीन को, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर से हाथ उठा के बताया, आपने मुझे नहीं देना है। मैं सबकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, जितने यहाँ खड़े हैं ये सबकी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपने घर घर जाकर लोगों को निकालना है। ये लोग जो है इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक खयानतकार आदमी, इनके साथ मिलकर। देखिए, पहले मैंने इसके ऊपर मैंने इसको म्यूट नहीं किया। मैं चाहता था कि इमरान खान साहब यहाँ पे जो कहते हैं वो आप सुन सकें, लेकिन मैं इस पर कमेंट भी करना चाहता था ब्रीफ, और मैं चाहता था कि जब मैं कमेंट करूँ तो ये वीडियो आप देख भी रहे हो, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रही हो। ये मर्दान तख्तबाई है जहाँ आपसे चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने इस जलसे से खिताब किया। इसकी कैफियत आप देखें कि इस जलसा गाह के दोनों तरफ, एक तरफ इसके दरिया है, ये गालिबन नहर है, ये दरिया है, दरिया ही इसको कह सकते हैं आप, एक तरह का छोटा सा दरिया या नहर है। वो दरिया के दूसरी तरफ भी तहद नज़र लोग इसमें भरे पड़े हैं और सामने जलसा गाह में भी भरे पड़े हैं, दोनों तरफ इसके भरे पड़े हैं। और अब इट इज़ नॉट ओनली दिस कि ये भरे हुई जगह, इट इज़ ऑल्सो कि इनका जो जोशो खरोश है और इनका जो रिस्पॉन्स है, और इमरान खान साहब इनसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे जो मुतालबा कर रहे हैं, वो उनको पूरी तरह से समझ आ रहा है। ये वो जलसे नहीं रहे जहां एक सियासी लीडर लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको ट्रकों में, छकड़ों में, बसों में ले आते हैं, गाड़ियों में डाल के उनको खाना देने के लिए या खर्चा दे के, और वहां पे सैड सलन डिसइंटरेस्टेड खड़े होते हैं। ये वो क्राउड है जो चार्ज्ड है, जिसको पता है कि उसका लीडर जो है वो उससे क्या मुतालबा करता है, वो उनको क्या बता रहा है, वो क्या उनको कह रहा है, क्या समझा रहा है। ये चीज़ जो है बड़ी क्लियर है यहाँ के ऊपर। अब हम इसकी स्टॉप शेयरिंग करते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि ये वो इलेक्शंस हैं जो 2 दिन के बाद होने हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश पैदा किया है। लेकिन मुझे शक है कि शरीफ जरदारी जो रजीम है उसके भी कुछ अपने प्लान और इरादे इस हवाले से ज़रूर हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्शन के, मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक के, पंजाब हुकूमत को गिराने का जो मंसूबा है, ये खालिस्तान पॉलिटिकल सर्कल से, बड़े बाखबर जराए से मुझे चीज़ पता चल रही है, तहरीक इंसाफ के जराए से, जो इस हवाले से खासे परेशान और कंसर्न हैं। वो कहते हैं कि एक बड़ा इफेक्टिव किस्म का प्लान जो है वो प्रिपेयर किया गया है, जिसके लिए अंदाजन 4 से 5 अरब रुपए की रकम का एक फंड जो है वो कायम किया है। इसमें एक प्रिंसिपल इन्वेस्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं, और जाहिर है कि द पावर्स दैट बी का अप्रूवल भी इसके अंदर शामिल है। ये प्लान है क्या? ये प्लान ये है कि 10 या 12 तहरीक इंसाफ के जो वुलनरेबल एमपीज हैं पंजाब के अंदर, उनको ये परसुएट किया जाएगा कि आपको हम
खर्चा भी देते हैं जो 20, 25, 30 करोड़ तक होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नेगोशिएशन और क्या कीमत लगती है। उनको कहा जाएगा कि आप 16 अक्टूबर के बाद किसी वक्त भी आप पाकिस्तान से कुछ दिनों के लिए बाहर निकल जाएं, कहीं चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि उनको ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि आप अगर पुर्तगाल में जाकर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर लें, बिकॉज पुर्तगाल वो गरीब मेंबर है यूरोपियन यूनियन का जहां तकरीबन 2,56,000 यूरो या 2.5 लाख यूरो के ऊपर वहाँ की सिटीजनशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। उसमें 3-4 महीने लगते हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग के अंदर। और अगर इस वक्त यूरो 213-214 रुपए का यूरो है, तो 2.5 लाख के करीब यूरोस का मतलब है कि ये कोई 5-6 करोड़ रुपए खाली बनते हैं। जो मेरी, इफ माई मैथ्स इज नॉट रॉन्ग, इफ माई मैथ्स इज नॉट रॉन्ग, ठीक। देखिए 5-6 करोड़ रुपए आप रेजिडेंसी, फिर वहां पर रहेंगे 2-3 महीने, और अपना पासपोर्ट भी आप हासिल करेंगे। जब आपको पुर्तगाल की सिटीजनशिप मिल जाएगी तो आपको यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट मिल जाएगा। आप में से जो लोग बहुत अमीर हैं और अमेरिका में, अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। बहरहाल यहाँ प्लान ये है कि जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग वहां चले गए हैं और अब ये वहां से वापस नहीं आएंगे, इनफैक्ट वहां पर इनके हैंडलर भी मौजूद होंगे जो उनसे इनका पासपोर्ट और चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे, ताकि ये लोग कम से कम 2 हफ्ते के लिए, जब एक दफा पुर्तगाल जहां कहीं उनको भेजा जा रहा है वहां पहुंच जाते हैं, ये वापस नहीं आ सकेंगे। और उस वक्त जब ये क्लियर हो जाएगा कि अब पीटीआई के 10, 11, 12 लोग जो हैं वो एबसेंट हैं, इस जो इस वक्त पंजाब असम्बली का जो, और तो उस वक्त गवर्नर जो हैं बलीउर रहमान साहब जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और परवेज इलाही के पास 10-12 वोटों की कमी होगी और यूं उनकी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। अब थोड़ी सी नंबर्स गेम आप देख लें कि इस वक्त 276 तो पीटीआई के अपने लोग हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और 10 इंक्लूडिंग परवेज इलाही उनके हैं पीएमएलक्यू के। तो ये 276 प्लस इस तरह से आई थिंक 286 के करीब, वहां पे 286, 87, 286 ही बनते होंगे, ये लोग वहां पे बन जाते हैं पंजाब असेंबली के अंदर। तो अगर 10, 11, 12 उसमें से एबसेंट हो जाते हैं तो परवेज इलाही जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। और पीएमएलएन जिसके पास अपने 266 हैं, प्लस मेरा ख्याल है उसके पास 7 या 8 पीपीपी के हैं, फिर इंडिपेंडेंट राहे हक और इंडिपेंडेंट्स हैं, तो वो उस सूरत में उनके वोट जो हैं वो ज्यादा होंगे और अपनी मर्जी का एक चीफ मिनिस्टर जो है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, पीएमएलएन जो है वो इलेक्ट कर सकेगी। अब ये प्लान जो है, अच्छा, इस प्लान के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जुलाई में ही अपना जो डिसीजन किया था, नहीं मेरे ख्याल मई में किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपनी पार्टी की मर्जी और डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट वोट डालता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। ताहम वो डिसीजन जो है वो ये नहीं कहता कि वोट ना डालने वाला जो है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या उसको पार्टी से निकाला जा सकता है या उसका वोट जो है वो काउंट, वो तो ज़ाहिर है वोट डाल ही नहीं रहा तो उसका काउंट क्या होना है, उसके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, वो कोई क्लियर नहीं है। यही सूरत हाल नेशनल असेंबली के अंदर भी है, जहां राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए हैं। हालांकि राजा रियाज साहब वगैरह जो है उनको पार्टी के हिसाब से तो वो खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट डाला ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन इस स्टेज पे नहीं हो सकता। तो यही सूरत हाल जो है पंजाब असेंबली में पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और बड़ा फूल प्रूफ किस्म का प्लान है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लान क्यों है। ये प्लान इसलिए है कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब और उनके साथ बैठी हुई मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अब ये समझ आई है अच्छी तरह से, मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ कि जब तक उनके हाथ में पंजाब हुकूमत नहीं आती, नवाज शरीफ साहब की जो एक बड़ी अजीम शान किस्म की एंट्री है पंजाब के अंदर वो नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ साहब बीइंग द ज़ीर एक पॉलिटिशियन, उनको अच्छी तरह से पता है कि आज वो पंजाब के अंदर हरगिज हरगिज उस तरह के मकबूल नहीं है जिस तरह से वो थे शायद टिल फरवरी 2022, या उनको ख्याल था, या उनकी पार्टी टेलीविजन में आके कहती रही कि बड़े मकबूल हैं और सारी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो छोड़ के पीएमएलएन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको पंजाब की हुकूमत चाहिए, सो मच सो कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को तकरीबन तकरीबन ये क्लियर कर दिया है कि बेशक सेंटर की गवर्नमेंट उनकी चली जाए, वो उसमें लेस इंटरेस्टेड है, बिकॉज सेंटर तो चूं चूं का एक मुरब्बा है जहां उनको बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना पड़ता है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है पीएमएलएन को, पीपीपी की तरफ से, मौलाना की तरफ से, और धड़ों की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से। और हाल ही में एक लेटेस्ट जो ऑडियो लीक हुई थी, मकसद क्या था वो ऑडियो लीक होने का मुझे वो पता नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक जो सब्सटेंस था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपस में बात कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं पीपीपी एंड अदर्स, वो मुसलसल उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेशंस और उनसे सीटें मांग रहे हैं, डिफरेंट चीजें मांग रहे हैं, प्रिविलेजेस मांग रहे हैं, अपना शेयर मांग रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो बहरहाल पीएमएलएन इस लिहाज से बड़ी परेशान है, वो समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी मुसीबत है, उससे उनको मिल कुछ नहीं रहा, और जो एक्चुअल रिवॉर्ड और प्राइज है
इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर, वो पंजाब की हुकूमत है। प्लान बड़ा फूल प्रूफ है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसको लीगल गिरफ्त में नहीं ला सकते, और जो ऑफर की जा रही है वो बड़ी टेम्पटिंग है। और ये अगर पुर्तगाल वाले नंबर्स गेम जो मैंने आपको बताई है, ये तो अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ले लेता, बिकॉज जब इंग्लैंड का जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो काला पासपोर्ट उन्होंने इशू कर दिया है, वो यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट नहीं है। पहले हमारे पास रेड पासपोर्ट हुआ करता था, वो पूरे 27 मुल्कों के लिए वैलिड था। तो ये पैसे के थोड़े कम होते तो मेरे लिए भी टेम्पटिंग था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस पर लगाने के लिए, लेकिन आप में से जिसके पास है आप इस पर लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, आप लोग क्या कर सकते हैं। 3 प्लेयर्स को मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया। इमरान खान साहब जब एक दिन पहले लाहौर पहुंचे तो उन्हें इस हवाले से ब्रीफ किया गया, उनको बकायदा बताया गया कि खान साहब दिस इज व्हाट द प्लान इज, और खान साहब को ये कहा गया कि आप इसके ऊपर एक क्लियर पोजीशन लेना शुरू करें कि इस किस्म का प्लान जो है वो है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 अक्टूबर के, अभी तो इमरान खान साहब की तमाम तर तवज्जो जो है वो 16 अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर मरकूज है, लेकिन 16 अक्टूबर का इलेक्शन जब गुजर जाएगा, संडे का इलेक्शन जब गुजर जाएगा, तो आप तवक्को करें कि इमरान खान साहब इस प्लान को एक्सपोज करेंगे, इसके हवाले से बोलना शुरू करेंगे, इस पर तनकीद करेंगे, और वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे ताकि ये पोटेंशियल जो एमपीज हैं पीटीआई के, वो इस तरह से ना बिके। ये भी हो सकता है कि लोगों को पहले ही बता दिया जाए कि आप में से कोई भी अगले 90 दिन के लिए या 60 दिनों के लिए, जिनको वुलरेबल समझा जाए उनको बता दिया जाए कि अगले 30 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए आप पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जा सकते, और आपकी प्रेजेंस जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड है। इस किस्म के बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव मईज जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। और जितना ज्यादा तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसका चर्चा करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे, मीडिया के सामने लेकर आएंगे, उतना ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी कम है इस प्लान के कामयाब होने की। तो जिस सोर्स ने मुझे बताया, जिन सोर्सेज ने, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई इसको कैसे आप रोकेंगे अगर इतना इंटेलिजेंट प्लान है। उन्होंने कहा इसको रोकने का एक ही तरीका है, पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक कॉन्शियसनेस हो, पब्लिक का प्रेशर हो लोगों के ऊपर, ताकि लोग ये ना कर सकें। और ये आप सब लोग भी कर सकते हैं कि इसको डिस्कस करें, इसके बारे में और भी जितने भी एक्शंस आप सजेस्ट कर सकते हैं वो लिखें, ताकि ये प्लान जो है वो कामयाब ना हो सके। आखिर में एक मैंने कॉमेंट करना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन जो गुजारे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, 12 दिन, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, उसमें जो उनका एनर्जी लेवल है, मैं उसको देख के वाकई हैरान परेशान रह गया हूँ। हैरान परेशान इसलिए रह गया हूँ कि आज सुबह मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार, आई वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट, 2 पैनलिस्ट थे, मीडिया के बारे में डिस्कशन थी, जिसने वहाँ कोई 11 सवा 11 बजे शुरू होना था। मैं सुबह उसके बनाता और अपने नोट्स, मैं कोई सोया ही, मेरा ख्याल है 3:30 बजे के बाद सोया हूँ, और मैं उठा हूँ 9:30 बजे, 5 घंटे मैं सोया था। जब उस जगह के लिए गया तो वो जो चीज़ शुरू हुई, जो सेमिनार और हीटेड डिस्कशन शुरू हुई, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था 1:30 बजे। 1:30 ख़त्म नहीं हुई, चूँकि बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, और जो हमारी ऑडियंस थी उसमें मेंबर पार्लियामेंट थे, सेनेटर्स थे, कॉर्पोरेट लीडर्स थे, ऑफिसर्स थे, बहुत से लोग थे, तकरीबन 70-75 लोग थे। बड़ी हीटेड डिस्कशन थी वहाँ पे। तो रिक्वेस्ट की गई कि इस पैनल को कंटिन्यू किया जाए, और वो पैनल फिर 1:30 बजे के बजाय 2, सवा 2, 2:30 बजे के करीब जाके वो पैनल ख़त्म हुआ, और यूं ये एक तकरीबन 3 घंटे का बड़ा ही एग्जॉस्टिव सेशन था। उस सेशन के बाद मेरी एक लंच किस्म की मीटिंग थी, मैं उस लंच मीटिंग के लिए पहुंचा, फिर एक और मीटिंग थी। जब उसके बाद मैं 5, साढ़े 5 बजे घर पहुंचा, तो मुझे पता था कि 8 बजे मेरा लाइव प्रोग्राम है। उससे पहले मैं वीलॉग करना चाहता था, इतना थका हुआ था कि मैं वीलॉग नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैं कम से कम 30-40 मिनट लेट जाऊं जमीन के ऊपर ही अपने स्टडी रूम के अंदर, और लेट के मैंने अपना थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश किया, फिर मैं अपने प्रोग्राम के लिए गया। जब मैं प्रोग्राम के लिए गया तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने ब्रीफ किया कि खान साहब ने सुबह से क्या कुछ किया है। उसने मुझे कहा जी खान साहब सुबह सबसे पहले इमरान खान, चूंकि ब्रीफिंग जाहिर है जरूरी थी मेरे इंट्रोडक्शन के लिए, तो मेरी जो रिसर्च टीम थी उसने मुझे कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके दिन का आगाज हुआ है एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहां से बोल के, लेक्चर दे के, तकरीर करके वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां से उन्होंने अपनी परमानेंट बेल जो है वो कंफर्म की है। वहां से निकल के वो पहुंचे हैं चारसद्दा, जहां उन्होंने एक खिताब किया है। चारसद्दा के बाद वो पहुंचे हैं तख्त भाई मर्दान, जिसकी कि मैंने आपको फुटेज दिखाई है। उसके बाद वो वापस अब इस्लामाबाद जो है आ रहे हैं, और मुसलसल मजीद मीटिंग्स भी उन्होंने वहां पे की, इस्लामाबाद की भी मजीद मीटिंग्स कर रहे हैं। एक दिन पहले का भी मुझे उन्होंने नक्शा बताया कि एक दिन पहले, सबसे पहले वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वो पहुंचे फ्लाई करके लाहौर। लाहौर में उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से के कन्वेंशन को उन्होंने एड्रेस किया। उनको एड्रेस करने के बाद वो पहुंचे, उन्होंने मीडिया का एक सेमिनार जिसमें हारून रशीद साहब भी थे उसको उन्होंने एड्रेस किया, और वहां से निकलने के बाद वो पहुंचे शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जहां शरकपुर का जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां उन्होंने खिताब किया। So I was really thinking, and honestly, all of you need to think this thing. Here is this man, 70 years, 70 plus years. कितनी एनर्जी है और कितना ये ड्रिवन लीडर है। This leader must get an opportunity to form a successful government. This is in the best interest of Pakistan, institutions, and everyone. Thank you so much.